डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इसी दिन का मुझे कब से इंतज़ार था, कब जाकर सर्दियां आएंगी और बर्फबारी होना शुरू हो जाएगी। मैं एक आईटी कंपनी चलाता हूं। भले ही मैं इस कंपनी का मालिक हूं, लेकिन मैं भी छुट्टियों का इंतज़ार करता हूं। कब क्रिसमस आएगी और मैं उन दिनों का इंतज़ार पूरा साल करता हूं। और उसके बाद मैं क्या करता हूं, शहर को छोड़कर ऐसी जगह पर जाना जहां पर मैं सालों से जा रहा था। ज़्यादातर अमीर लोग वहां पर घर ले चुके हैं। ये जंगल के बीच पहाड़ी इलाके में बना हुआ एक छोटा सा गांव है। वहां पर गांव के लोग नहीं रहते, बल्कि बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं जो शहरों से दूर जाकर जंगल के बीच रहना पसंद करते हैं। वहां पर बड़े बड़े घर बने हुए हैं, अमीरों के बड़े बड़े महल के समान। वो घर देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। लेकिन उस छोटे से गांव में ज़्यादा लोग इस सर्दियों में आए नहीं हुए थे। कुल 10 ही लोग थे, लेकिन वहां पर कुल 30 घर थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और अमीर लोग एक दूसरे से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन जब हम इस गांव में इकट्ठा होते हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे बाकी दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं। बस यही दुनिया बची है, यही गांव बचा है और यहाँ पर रहते हुए हम एक दूसरे से बड़े प्यार से बातें करते हैं। सर्दियों की शुरुआत होते ही जैसे ही छुट्टियां हुई, सीधा मैं अपना सामान पैक करके इस गांव में पहुंच गया था। इस गांव तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। जंगल के बीच बने हुए वो कच्चे रास्ते पर गाड़ी चलानी पड़ती है और एक बड़ा लकड़ी का पुल पार करना पड़ता है। लकड़ी का पुल पार करने के बाद इस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ ये गांव, कोई सोच तक नहीं सकता ऐसे रास्ते को पार करने के बाद इतने खूबसूरत गांव तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन यहां पर कोई आम इंसान नहीं आ सकता। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो अमीर लोगों ने एक साथ खरीदी हुई है और यहाँ पर अपने अपने घर बनाए हुए हैं। किसी ज़माने में 100 साल पहले भी जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, ऐसी प्रॉपर्टी खरीद कर वहाँ पर घर बनाया करते थे और ज़्यादातर इस जगह पर कई घर बने हुए थे। जब हमने भी एक साथ ये डील की थी सरकार के साथ, तो इस ज़मीन को खरीद कर यहाँ पहले ही डिसाइड कर लिया था कि किसका घर किस जगह पर होगा। और मैंने भी ये घर खुद ही पसंद किया था। ये घर की रेनोवेशन करवाने में मुझे ज़्यादा समय लगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब से मैंने रहना शुरू किया है, मुझे बड़ी खुशी होती है। अकेलेपन का एहसास होता है, लेकिन अमीर लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं होता कि वो आपको परेशान करे, लेकिन करीब वो होते हैं। ऐसा लगता है कि ज़रूरत पड़ी तो कोई ना कोई मदद के लिए करीब ज़रूर होगा। मेरे घर के बिल्कुल सामने वाला घर मार्था का, जिसकी उम्र 75 साल है, लेकिन वो देखने में कोई बूढ़ी औरत नहीं लगती। बहुत सर्जरी करवा चुकी है। जवान रहना उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके पास काफ़ी रुपए भी हैं, इसीलिए वो जवान रहने की पूरी कोशिश भी करती है। मैंने अपनी गाड़ी अपने घर के नीचे पार्क की थी और सबसे पहले मुझे मार्था ही नज़र आई थी। दूर से मुस्कुराकर कह रही थी, तुम्हारा स्वागत है, तुम भी आ गए। मुझे लगा इस बार तुम नहीं आओगे। मैंने उसको कहा, कैसे नहीं आता, यहाँ रहना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और आप बताइए, आपका वो बिजनेस कॉस्मेटिक का कैसा चल रहा है? मार्था ने जवाब दिया, बड़ा अच्छा चल रहा है, तभी तो छुट्टियाँ बिताने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। उसके बाद मार्था मेरे करीब नहीं आई, बल्कि दूर से ही कह दिया, एंजॉय योरसेल्फ। मैंने भी सर हिलाया और मैं घर के अंदर आ गया। घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी, क्योंकि 1 साल से ये घर बंद था। यहाँ पर एक खास रूल है कि जिसका घर है सफाई भी वही करेगा, खाना भी वही बनाएगा और इन घरों में कोई किसी मेहमान को नहीं ला सकता। खास रूल का पालन करना पड़ता है। सिर्फ अमीरों की जगह है ये, यहाँ पर सिर्फ अमीर ही आ सकते हैं। आप अपने रिश्तेदार या अपने परिवार को साथ ला सकते हैं, लेकिन किसी अजनबी को अपने साथ नहीं ला सकते। तो इस घर की सफाई मुझे ही करनी थी। पूरा दिन इसी में लग चुका था, जिसके बाद मैं थोड़ा सा थक गया
यहाँ आपको सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये बड़ा सा गांव है और चारों तरफ से इस गांव को बंद किया गया है। कह सकते हैं एक पहाड़ी के ऊपर बना ये गांव है। कोई जानवर यहाँ आ नहीं सकता, कोई इंसान भी यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि आगे वाला वो पुल बंद कर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर आना असंभव काम है। बस छुट्टियां यहाँ पर बिताना हर कोई पसंद करता है। रात के वक्त तक मैं थक चुका था। यहाँ पर लाइट्स भी लगी हुई थी, बड़ी बड़ी वो सोलर लाइट्स चमक रही थी और मैं बाहर उस बेंच पर बैठा हुआ इधर उधर झांक रहा। यहाँ मौसम थोड़ा सा गर्म था। मैं सर्दियों में बर्फ को पसंद तो करता हूँ, लेकिन यहाँ आने पर भी एक अलग ही अनुभव होता है। तभी मुझे थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी महसूस हुई। आसमान की तरफ देखा, मेरे चेहरे के ऊपर पानी की वो बूंदें जब पड़ रही थी मुझे अच्छा एहसास हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस पानी को थोड़ा सा साफ किया, महसूस किया ये सिर्फ पानी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इन पानी की बूंदों में थोड़ा थोड़ा तेल भी हो। फिर मुझे लगा कहीं ये एसिड रेन तो नहीं हो रही, मुझे जल्दी से जाकर अंदर नहाना होगा। मार्था भी बाहर आई हुई थी, इधर उधर झांक रही थी, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की थी। शायद वो सैर करने के लिए आगे की तरफ जाने वाली थी। तभी मैंने आवाज लगाकर मार्था को कह दिया, मार्था, मुझे लगता है एसिड रेन हो रही है, हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। मैंने तुम्हें बता दिया, अगर तुम किसी को बताना चाहती हो तो बता सकती हो। मैं नहाने वाला हूँ, चेहरे के ऊपर काफी बूंदें गिर चुकी हैं मेरे। जिसके बाद मैं घर के अंदर गया, जल्दी से शॉवर में घुस गया मैं। उसके बाद साबुन लगाकर अच्छे से अपने शरीर को साफ किया और मुझे अपने चेहरे की चिंता थी। दिखने में अच्छा हूं और मैं अपने चेहरे पर कील मुहासे होने नहीं देता। एसिड रेन से कहीं मेरा चेहरा खराब ना हो जाए, इस चीज की चिंता मुझे खाए जा रही थी। लेकिन नहाने के बाद 1 घंटे तक चेहरे पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर मैं सोचने लगा, ऐसा तो नहीं लगता कि ये एसिड रेन हो, लेकिन फिर भी तेल जैसा कुछ था जो आसानी से साफ नहीं हो रहा था। चिकनाई सी थी इन पानी की बूंदों में। बाहर खिड़की से झांका मैंने, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी और इतने सालों तक मैं यहां पर आया हूं, इस मौसम में यहां पर कभी भी बारिश नहीं होती। मैंने घर का दरवाजा खोला, बाहर की तरफ देखने लगा। अभी हल्की हल्की बारिश ही हो रही थी, लेकिन बाहर जाने का कोई फायदा नहीं था, भीग सकता था मैंने आसपास के कई घरों को देखा। कुछ घरों में लाइट नहीं जल रही थी, यानी वहां पर रहने वाले अभी तक आए नहीं हैं, या इन सर्दियों में वो यहां पर आना नहीं चाहते होंगे। लेकिन कुछ घरों में लाइट चल रही थी और हर कोई खिड़की पर बाहर की तरफ देख रहा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहां पर बारिश होगी, लेकिन बारिश होने लगी थी और बारिश धीरे धीरे तेज भी हो रही। मुझे लगा घर के अंदर ही आ जाना चाहिए, अब तो मैं रात के वक्त बाहर भी नहीं जा सकता। दरवाज़ा बंद किया मैंने और उसके बाद मैं बेडरूम में पहुंच गया। फिर मुझे लगा बारिश हो रही है, किसी पुराने दोस्त से बात करता हूं। वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं तो हर कोई फ्री ही होगा, रात का वक्त है, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मैंने जैसे ही अपना मोबाइल जेब से निकाला, मोबाइल में रेंज नहीं आ रही थी। मैंने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन किया, लेकिन फिर भी मोबाइल में रेंज नहीं आ रही थी, जबकि हम इस पहाड़ी इलाके में थे। यहाँ पर पास में एक टावर लगा हुआ है और वहाँ से हमेशा यहाँ पर रेंज फुल आती है। अमीर होने का एक फ़ायदा है, आपको सहूलत हर एक मिलती है। बस इस बार बारिश के कारण जैसे कोई गड़बड़ हो गई है या टावर में किसी तरह की कोई परेशानी आ गई होगी। वो टावर यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, बिल्कुल यहाँ से देखा जा सकता है और यकीनन कल सुबह तक उस टावर को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन आज की रात मैं किसी दोस्त से बात करना चाहता था। अरे यार, अब क्या करूँगा? फिर मैंने मोबाइल को नीचे रख दिया। अब क्या किया जा सकता था? मुझे लगा अब आज की रात तो इसी तरह बेड पर लेटे लेटे बितानी होगी, और मैं सोचा करता था कि यहाँ आने के बाद रात को जल्दी नहीं सोऊंगा। अब क्या करूँ? 15-20 मिनट मैं इसी तरह से बैठा रहा और उसके बाद मेरा मन मचल रहा था। मुझे लगा बेसमेंट से कोई शराब की बोतल निकालता हूँ, अच्छे वाली शराब पीता हूँ। बेसमेंट की पहली सीढ़ी पर पैर रखा था मैंने, तभी मेरा दिमाग चला, वेलेंसिया, अरे वो सामने वाला शराब का व्यापारी, उसके घर में ऐसी ऐसी शराब पड़ी है, जब भी मैं उसके घर में जाता हूँ वो मुझे दिखाता है ना। ऐसा करता हूँ, उसके घर जाता हूँ, छाता ढूंढना होगा मुझे, बारिश में थोड़ा भीग भी सकता हूँ,
लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बारिश की बूंदें मुझ पर ना पड़े। वो रेनकोट पहनकर जाता हूं। मैंने दरवाजे के पीछे टंगा हुआ वो रेनकोट पहना, हाथ में छतरी भी ले ली। दरवाजा खोला मैंने, छतरी खोल ली। चलकर मैं मिस्टर वेलेंसिया के पास जाने लगा। उस घर की लाइट चल रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, महसूस किया मैंने बारिश इस बार काफी ज्यादा तेज हो रही है और वहां पर कई खड्डों में पानी भर चुका था। इस पानी में मैं भीगना नहीं चाहता था। दरवाजे के पास जल्दी से मैं बेल बजाने लगा। 2 ही मिनट में मिस्टर वेलेंसिया बाहर निकले, मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। 60 साल के मिस्टर वेलेंसिया वैसे बड़े ही खुशदिल हैं। अगर किसी से मिलते हैं तो खुले दिल से मिलते हैं, और मुझे रात के वक्त देखकर वो समझ चुके थे कि मैं किस काम के लिए आया हूं। रात को हम जब भी किसी भी जगह पर बैठे हों, शराब की बातें ही चलती हैं। वो शराब के व्यापारी हैं और नई नई शराब या पुरानी पुरानी शराब की बातें करना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे देखते ही सबसे पहले उन्होंने इशारा किया था शराब पीने का। मैंने भी सर हिला दिया, इसीलिए तो आया हूं। बस वो खुश हो गए। उसके बाद मुझे अंदर लेकर गए। सामने चिमनी में वो लकड़ियां डालने लगे। मैंने कहा, अरे आप चिमनी क्यों जला रहे हैं, सर्दी नहीं है? जिसके बाद मिस्टर वेलेंसिया ने कहा, कोई बात नहीं, खिड़कियां खोल देंगे, बारिश हो रही है तो घर ठंडा हो जाएगा। चिमनी में आग लगाएंगे, सामने बैठेंगे और इस बार तुम्हें सरप्राइज दूंगा। तुम्हें पता है मेरी कंपनी ने नई शराब की एक ब्रांडिंग लॉन्च की है। वो शराब बड़ी अच्छी है, ना तो उसे विस्की कहा जा सकता है ना रम कहा जा सकता है, और टेस्ट बिल्कुल एक फ्रूट जैसा आएगा। बैठो तो सही, मैं अभी बोतल लेकर आता हूं। मैंने मिस्टर वेलेंसिया को कहा, अरे आप अकेले क्यों जाएंगे, मैं आपके साथ जाता हूं। आपका कलेक्शन देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मुझे अपनी बेसमेंट में लेकर गए, जहां पर शराब की बोतलें ही बोतलें पड़ी थी। हर तरफ शराब की बोतलें ही बोतलें, और उन्हें देखते देखते मैं हर बार उनसे सवाल पूछा करता था, ये कौन सी कंपनी है, ये आपकी कंपनी नहीं लगती। और वो नीचे बेसमेंट में सिर्फ अपनी कंपनी की ही शराब नहीं रखते थे, बल्कि पुरानी वो कंपनी जो बंद हो चुकी है, दुनिया की वो बड़ी कंपनी जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, वो शराब की बोतलें भी वो वहाँ पर रखे हुए होते। एक शराब की बोतल जो सबसे पीछे फ्रेम करके उन्होंने रखी थी, उस शराब की बोतल की कीमत $1 मिलियन थी। मैं बार बार उसके करीब जाकर हर बार उनसे सवाल पूछा करता था, मेरी किस्मत कब तेज होगी, ये बताइए। आपके साथ ये शराब की बोतल से एक ग्लास में पीना चाहता हूं। उन्होंने कहा, इसे किसी खास दिन के लिए रखा है। मैंने सोचा हुआ है मेरी जिंदगी का जब सबसे अच्छा दिन आएगा ना, तब इस बोतल को खोलूंगा। अभी काफ़ी केस मुझ पर चल रहे हैं। अब एक कंपनी में मेरे काफ़ी ज़्यादा रुपए फंसे हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि किसी मुसीबत में मैं इस शराब की बोतल को खोलूं। कभी अच्छा दिन आएगा तो तुम्हें भी पिलाऊंगा। इसके बाद नई वाली वो बोतल हमने वहाँ रैक से निकाली। मैं उनके साथ ही था। ये बड़ी बोतल थी, चिमनी में आग जल चुकी थी। उनके सामने बैठा हुआ मैं गिलास में थोड़ी थोड़ी शराब डाल रहा, और वो अपनी पुरानी पुरानी बातें बता रहे। इसके बाद बातें चली कि यहाँ पर कभी बारिश नहीं हुई। मैंने कहा, जी बिल्कुल, 10 साल हो चुके हैं मैंने इस घर को खरीदा है, तब से बारिश मैंने भी कभी नहीं देखी, और आप तो बहुत सालों पहले से यहाँ पर आते रहे हैं ना। मिस्टर वेलेंसिया ने कहा, मैं लगभग 40 सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ। कभी कभी बीच में किसी साल में नहीं भी आ पाया, लेकिन जिंदगी में कभी यहाँ पर बारिश नहीं देखी। वैसे इस गांव को कुछ अमीर लोग मनहूस गांव भी कहा करते थे, क्योंकि इस गांव में तुम्हें पता है ना, सिर्फ अमीर लोग ही आया करते थे, और लगभग 100-150 साल पहले भी वो अमीर लोग जो हथियारों का व्यापार करते थे या ऐसी चीज़ें बनाते थे जो इलीगल थी, वो यहाँ पर रहते थे। और यहाँ ना तो कोई पुलिस आ सकती है, ना कोई परेशान कर सकता है। अमीर लोग रहते हैं तो किसी को डर भी नहीं लगता। यहाँ इसे मनूस कहा जाता था। उस जमाने में यहाँ कुछ हादसे हुए थे, कुछ लोग मारे गए थे। उसके बाद से अगले 20 सालों तक यहाँ पर किसी ने घर नहीं खरीदा, ना किसी ने रेनोवेट करवाया। फिर समय समय पर सरकार से डील चलती रही, दोबारा इस जमीन को खरीदा जाता रहा। अमीर लोग, पता है ना, अगर चांद को खरीदना चाहें तो उसे भी खरीद सकते हैं। 1 घंटे तक हमने बातें की और शराब पी। मुझे भी थोड़ी थोड़ी चढ़ चुकी थी और मिस्टर वेलेंसिया को भी थोड़ी थोड़ी चढ़ चुकी थी।
जिसके बाद बाहर से बारिश की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगी। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, जिसके बाद मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। मैं मिस्टर वेलेंसिया को कहने लगा, अरे इतनी तेज़ बारिश, मैंने सच में इतनी तेज़ बारिश कभी नहीं देखी। देखी तो सही, पहाड़ी के ऊपर हैं हम, लेकिन फिर भी रास्तों के ऊपर पानी भर चुका है, शायद निकलने में समय लग रहा है। मिस्टर वेलेंसिया भी जल्दी जल्दी खिड़की के पास आए और कहने लगे, सर्दियों में यहाँ कभी बारिश नहीं होती, और ऐसी बारिश, ऐसा लग रहा है आज की रात बिल्कुल अलग है। मैंने उन्हें कहा, तो ऐसा करता हूँ, मैं घर की तरफ निकलता हूँ। अब ऐसा ना हो बारिश होती जाए और बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रही है। मिस्टर वेलेंसिया ने कहा, ध्यान रखना, ऐसा करता हूँ मैं दरवाजे पर खड़ा होता हूँ जब तक तुम घर के बिल्कुल पास पहुँच नहीं जाते। मैं घर से बाहर निकला। छतरी मेरी हवा के कारण उड़ने को आ चुकी थी। बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़, साथ में हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। छतरी को खींचते हुए भागता हुआ भीग कर जैसे ही मैं घर के दरवाजे के पास पहुंचा, मिस्टर वेलेंसिया को हाथ दिखाया मैंने कि मैं पहुंच गया, बाय। वो घर के अंदर चले गए, मैं भी अपने घर के अंदर जा चुका था। भीगा हुआ था मैं, लेकिन सच में बारिश की बूंदों में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तेल हो। मेरे जो कपड़े थे ना, उनका रंग उड़ सा गया था, जैसे कोई केमिकल हो, और इस चीज़ ने मुझे फिर से डरा दिया। फिर से मैं नहाया। शरीर के ऊपर पानी की जितनी बूंदें गिरी थी मैंने उसे साफ किया। फिर बिजली बहुत ज़्यादा कड़कने लगी थी। बिजली के कड़कने की आवाज़ बार बार मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही थी। बिजली से मैं काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ। फिर मैं दूसरी मंजिल पर पहुँचा, ऊपर वाला वो कमरा। वहाँ से मैं बाहर देखने लगा। बारिश इतनी तेज़ थी कि दूर वाले घर तो नज़र नहीं आ रहे। फिर मुझे लगा, अरे यार इतनी ज़्यादा बारिश, लेकिन कोई बात नहीं, पहाड़ी के ऊपर होने का एक फ़ायदा तो होता है, बारिश जितनी भी आ जाए पानी बहकर नीचे की तरफ चला जाता है। कल सुबह यहाँ पर ज़रा भी पानी नहीं मिलेगा। ये सोचकर ऊपर वाले उस कमरे में सोने की कोशिश की, लेकिन बिजली के कड़कने पर हर बार नींद खुल जाती। किसी तरह से रात गुजर गई और सुबह जब मैं उठा, बारिश की बूंदों की आवाज़ तब भी आ रही थी। खिड़की से बाहर झांका था मैंने। थोड़ी थोड़ी रोशनी ज़रूर थी, लेकिन बादल ही काले थे। सूरज की किरणें नीचे तक आ ही नहीं पा रही थी। नीचे देखा मैंने, नीचे जो गलियां बनी हुई थी ना, वहाँ पर आधे फुट तक पानी रुका हुआ था। ऐसा लग रहा था बारिश इतनी तेज़ हो गई कि पानी नीचे निकल ही नहीं पाया। लेकिन अब भी बादल काले थे, लेकिन बारिश थोड़ी सी कम हो चुकी थी। मैंने देखा कई आसपास के पड़ोसी घर से बाहर निकलना तो चाहते थे, खिड़कियों से बाहर झांक रहे। सामने वाली वो खिड़की जहां पर मैंने मार्था को देखा, जो मेरी तरफ ही देख रही थी और इशारा करके कह रही थी कि ये क्या, नीचे पानी। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, देखते हैं, पानी निकल जाएगा कुछ समय में। उसने कहा, फ़ोन भी काम नहीं कर रहे। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया। सच में मोबाइल में रेंज नहीं आ रही थी। कल से क्या हो चुका है, ना तो मोबाइल में रेंज आ रही है, बारिश बहुत तेज़ है, किसी से बात की नहीं जा सकती, और यहाँ इस तरह से पानी रुका हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, तेज़ बारिश हुई है, धीरे धीरे पानी निकल जाएगा। मार्था को मैंने इशारा किया। दूर मुझे मिस्टर वेलेंसिया भी नजर आए, जो छत पर थे। छत पर छतरी लिए, उन्हें जैसे पानी से डर ही ना लग रहा हो, या उन्होंने महसूस नहीं किया ये एसिड रेन हो सकती है। कपड़ों का रंग उतर रहा है, शरीर पर भले ही कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है पानी ये साधारण नहीं है। फिर मुझे लगा नीचे मुझे खाना खाना चाहिए। सीढ़ियों से उतरकर जब मैं नीचे गया था, नीचे की घर की सारी खिड़कियां खुली थी। मैंने अंदर से उन खिड़कियों को बंद किया था। यहाँ किसी तरह का कोई डर नहीं है, अमीरों के बीच कैसा डर, लेकिन खिड़कियां किसने खोली और बारिश का पानी घर के अंदर आ चुका था। घर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पानी था और ज़्यादातर चीज़ें भीग चुकी थी। मैंने अपने सर पर हाथ मारा, अरे यार ये कैसे हो गया, खिड़कियों को मैंने खोला नहीं, बारिश का पानी अंदर आ गया। अब मैं नीचे जाऊंगा तो कपड़े भी गंदे होंगे। वहाँ भी पानी कई जगह पर रुका हुआ था, लकड़ी का फर्श था ना, कई जगह से दबा हुआ था। इसे रिपेयर भी मुझे ही करना था, मैंने किया नहीं, सोचा बस कुछ दिन के लिए आता हूँ, क्या ही ज़रूरत है। लेकिन अब तो वहाँ पर पानी रुका हुआ है और किचन में एक तरफ बर्तन नीचे गिरे हुए थे, जिसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया।
अरे यार, घर के अंदर कोई आ तो नहीं गया? माना कि हम पहाड़ी के ऊपर हैं, लेकिन बंदर वगैरह कुछ जानवर जो पहाड़ियों पर चढ़ सकते हैं, बारिश में पानी से बचने के लिए ऐसा तो नहीं किसी खिड़की को खोलकर वो घर के अंदर आ गए हों? नीचे पहुंचकर मैं सामान को देखने लगा। खाने पीने का कोई सामान खराब ना हुआ हो, मैं नीचे ही रख चुका था। अरे यार, बेसमेंट में भी सामान रखा है, पानी बेसमेंट में ना पहुंच गया हो। इसके बाद जब मैं किचन में गया ना, किचन में कोई जानवर नहीं था, ना कोई निशान नजर आ रहे, नीचे तो पानी था ना। अचानक छत की तरफ देखा मैंने। छत पर पैरों के निशान छपे हुए थे, और ये पैरों के निशान किसी जानवर के नहीं थे, जूते के निशान थे। 10 नंबर का जूता और पैरों के कई निशान। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर कोई चला हो। कीचड़ भरे पैरों के निशान ऊपर थे और मेरी सांसें रुक गईं। यह दृश्य इतना अजीब था कि मैं सोच तक नहीं सकता था। किसी ने मुझे डराने के लिए किया होगा, लेकिन कोई छत पर कैसे चल सकता है? ये तो एक असंभव काम है ना। ये जैसे जैसे मेरे दिमाग में घर करता गया, ख्याल मुझे डराता गया। सोचता रहा मैं इसके बारे में, लेकिन तर्क जुड़ नहीं रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मुझे लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा। अमीर लोग भी हो सकता है ऐसे हों यहाँ। फिर मैंने नीचे से खाने का सामान निकाला, बेसमेंट में चेक किया, बेसमेंट तक पानी नहीं पहुंचा था। तब जाकर खुशी हुई। अगर बेसमेंट तक पानी पहुंच जाता तो खाना खराब हो सकता था। बेसमेंट से निकालकर मैंने खाना पहली मंजिल पर रखा, ताकि नीचे किसी तरह भी पानी जाने का कोई लक्षण नजर आया तो मैं पहले ही बचाव कर सकता हूं। बाहर देखा, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बादल ऐसे घिरे हुए थे कि दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। वक्त दिन के 10 बजे का होगा, लेकिन फिर भी अंधेरे जैसा माहौल था। और वहां जो स्ट्रीट लाइट थी, जो कि सोलर लाइट्स थी, वो बंद पड़ चुकी थी। इसीलिए सड़कों पर थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, जो बादलों को चीरकर सूरज की रोशनी नीचे तक पहुंच पा रही, उसी कारण नजर आ रहा था। दूर तक कुछ देखा नहीं जा सकता था। धुंध, बारिश और बादल, इसके सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर मैं नीचे आया। मुझे लगा किसी और को बताना चाहिए। मैं मार्था से पूछ कर आता हूं क्या उसके घर में भी पानी आया, और छत पर ये निशान मेरी समझ से बाहर है। दरवाजे के पास जा रहा था मैं, तभी किचन से ऐसी आवाज आई जैसे कोई चला हो पानी में, या कोई चीज चिपकाई गई हो। मैं किचन में देखने के लिए गया, मुझे कोई नजर नहीं आया। छत पर ध्यान पड़ा मेरा। छत पर एक आदमी एक किनारे पर उल्टा लटका हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह से काला था, जैसे काले रंग से रंगा गया हो, लेकिन शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। ऐसे किसी इंसान को देखने के बाद मैं तो घबरा गया। हमारे यहाँ कोई बाहरी आया है, ये बात सोचकर मुझे घबराहट होने लगी थी, क्योंकि ये सुरक्षा का एक सबसे बड़ा मुद्दा था। मैं सीधा मार्था के घर की तरफ भागा। बारिश में भले ही मैं भीग चुका था, लेकिन मार्था के उस दरवाजे को खटखटाकर जल्दी मैं अंदर आना चाहता था। मार्था ने दरवाजा खोला। मैं घर के अंदर गया और उनका दरवाजा बंद कर दिया। मार्था ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो? मैंने मार्था को जवाब दिया, मार्था, मेरे घर में कोई है, कोई ऐसा जो अनजान है। हमारे बीच का वो नहीं लगता, कोई अनजान, बिना कपड़ों के, काला शरीर और छत पर लटका हुआ है। मार्था मुझे अजीब अजीब सवाल पूछने लगी थी। उसने कहा, क्या मतलब छत पर उल्टा कैसे लटका हो सकता है? क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो? मैंने कहा, मार्था, मैं सच बोल रहा हूँ। वो अजनबी लगता है बाहरी कोई हमारे घर के अंदर आ चुका है। मेरे घर के अंदर आया है, खिड़कियों को खोला, मुझे लगा किसी जानवर ने किया होगा। फिर छत पर पैरों के निशान थे। जैसे ही मेरी जबान पर पैरों के निशान वाले वो शब्द आए, तभी मार्था ने कहा, मेरे साथ चलो जरा। मार्था के साथ में गया। तभी मार्था ने मुझे अपनी किचन की छत पर वो पैरों के निशान दिखाए, और उसे देखकर मैं हैरान हो गया। ये जूतों के निशान थे, 10 नंबर के जूते, लेकिन कीचड़ से सने हुए छत पर पैरों के वो निशान। मैंने मार्था को कहा, मार्था, तुम्हें क्या लगता है ये पैरों के निशान किसके होंगे? मार्था ने कहा, मैंने ये घर पुराना खरीदा था, मुझे लगा हो सकता है फर्श के उस पत्थर को ऊपर इस्तेमाल किया गया हो, बारिश के कारण, सीलन के कारण वो पैरों के निशान आए हों। लेकिन जो तुम कह रहे हो, फिर तो मुझे लगता है यहां गड़बड़ है। मार्था की ऊपरी मंजिल पर बर्तन गिरने की आवाज आई। अगर मैं पहले ना आया होता
तो मार्था ऊपर जाकर चेक जरूर करती, लेकिन अब तो मार्था भी डर गई। कहने लगी, कोई अनजान है, हमारी इस जगह पर कोई अनजान आ चुका है, इस गांव में हमें इकट्ठे होना होगा। मैं सीधा मार्था को लेकर मिस्टर वेलेंसिया के घर गया। वेलेंसिया को पूरी बात बता दी। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो कह रहे अगर कोई बाहरी हमारे गांव में आ चुका है, सुरक्षा के लिए खतरा है। रुको, अभी मैं राइफल लेकर आता हूं। मिस्टर वेलेंसिया राइफल को अपने हाथ में थाम चुके थे। हम दोनों थोड़े डर गए। यहां हथियारों का इस्तेमाल कोई नहीं करता और हम हथियारों को यहां रखने के लिए कभी माने भी नहीं थे। मिस्टर वेलेंसिया यहां पर हथियार लेकर आए, ये भी बहुत अजीब था। लेकिन फिर मिस्टर वेलेंसिया ने कहा, मैं इसे छिपा कर रखता हूं, मैं नहीं चाहता कोई इसे देखे, कोई डरे, और मैं इसका इस्तेमाल कभी करना नहीं चाहता था। मान लो कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, यहाँ कोई जानवर आ गया या कोई ऐसा इंसान जो छिपकर यहाँ पहुँच जाए, मैंने ये उसके लिए रखा है, डरो मत। अब वैसी कोई घटना हुई है ना, और ये एक तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बाहर पानी रुक चुका है, ये पहाड़ी से नीचे पानी बह क्यों नहीं रहा? ये सवाल का जवाब मैं खुद जानना चाहता था। पानी ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ रहा हो। पहाड़ी के ऊपर पानी रुककर ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता, बहकर नीचे जाता है। यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। छत पर कोई कैसे चिपक सकता है? वो छत पर उल्टा चिपका हुआ था। इसके बाद मिस्टर वेलेंसिया हमारे साथ थे। हम मार्था के घर गए और मार्था के घर के अंदर से आवाजें आ रही थी, यानी कोई ना कोई मार्था के घर के अंदर ही था। मैंने मिस्टर वेलेंसिया को कहा था, इसके बाद आप मेरे घर आना, कोई मेरे घर के अंदर भी है, यहाँ कोई ना कोई तो है। ये इकट्ठे लोग आए लगते हैं, जैसे शरीर को काले रंग से रंगा हुआ है। मिस्टर वेलेंसिया घर के दरवाजे को पैर मारकर खोल चुके थे। उसके बाद आवाज ऊपरी मंजिल से आ रही, बर्तन गिरने की आवाज और चीजों के गिरने की आवाज भी आ रही थी। धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बिना आवाज किए हम ऊपर जाना चाहते थे। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, वहां हमने छत पर उल्टे लटके हुए एक आदमी को देखा। वो किसी चीज से नहीं लटका था, ऐसा लग रहा था जैसे छत पर उल्टा खड़ा हो। पैर छत से चिपके हुए थे उसके, और हाथ में उसके कई चीजें थी जिसे वो सूंघ रहा था और छू रहा था। उसके हाथ से छूटने के बाद वो चीजें नीचे गिर रही थी। फिर मिस्टर वेलेंसिया ने वहीं सीढ़ियों पर खड़े ही उससे सवाल किया, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? हिलने की कोशिश मत करना, मेरे पास राइफल है, मैं गोली चला दूंगा। वो आदमी हमारी तरफ देखने लगा। उसकी सफेद आंखें थी और पूरा का पूरा शरीर काले रंग से रंगा हुआ, बहुत गहरे काले रंग से। वो हमारी तरफ देख रहा और फिर मुस्कुराया। जैसे ही वो मुस्कुराया, उसके होंठों के अंदर से सफेद रंग के वो दांत, जो पूरे सफेद थे, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा जैसे वो दांत हो, जैसे सफेद सा रंग, बस दांतों को किसी चीज से ढका गया हो, चमकदार सफेद रंग। मिस्टर वेलेंसिया ने फिर से सवाल पूछा था, तुम जो भी हो अपनी पहचान बताओ, यहां क्या कर रहे हो और तुम्हारे कितने साथी हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो चलने लगा छत पर। ऐसा लग रहा था उसके पैर चिपक रहे हो छत पर, पीछे की तरफ चलने लगा, और तब वो नीचे की तरफ हुआ। कैसे बताऊं आपको, जैसे कोई गर्म रबर हो, नीचे की तरफ खींचकर लंबी होती है ना, इस तरह छत पर पैर चिपके ही थे, लेकिन वो लंबा हुआ और जमीन पर पड़ी हुई कुछ चीजों को उठाया उसने, और फिर से उसका आकार उतना ही हो गया। चीजों को हाथ में पकड़े हुए था वो। फिर मिस्टर वेलेंसिया थोड़ा सख्त हुए और उसे कहने लगे, देखो मैं गोली चला दूंगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं गोली चला दूंगा, तुम जो भी हो। वो बस मुस्कुरा रहा था, चीजों को सूंघ रहा था और छोड़ रहा था। इसके बाद मिस्टर वेलेंसिया ने गोली चलाई, लेकिन उस पर नहीं चलाई, एक कोने में चलाई। उस आवाज से मैं और मार्था डर चुके थे, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो बिल्कुल नहीं डर रहा, चेहरे पर अब भी वैसी की वैसी ही मुस्कुराहट थी। और उसके बाद मिस्टर वेलेंसिया ने उसकी तरफ निशाना लगाया और कहा, मैं गोली चलाने वाला हूं, जल्दी से नीचे उतर आओ, तुम जो भी हो, तुम जो भी चीज हो, नीचे उतर आओ। उसने अपनी बाजू को लंबा करना शुरू कर दिया। रबर की तरह उसकी बाजू लंबी हो रही थी और वो हमारे बेहद करीब थी, जैसे वो राइफल को पकड़ना चाहता हो। फिर क्या था, मिस्टर वेलेंसिया ने गोली चला दी। राइफल की वो गोली सीधा उसकी छाती के आर पार हो चुकी थी।
और फिर वो अपनी छाती के छेद को देखने लगा। उसके शरीर से कोई खून नहीं निकला था, बिल्कुल एक छेद बन गया था, जैसे उसका शरीर सख्त हो। मिस्टर वैलेंसिया ने घबराहट में 1-2 गोलियां और चलाई और वो छत से नीचे गिर पड़ा। बाजू उसकी लंबी ही थी। नीचे लाश पड़ी थी हमारी आंखों के सामने, लेकिन धीरे धीरे, क्या कहूं उसे, वो पिघलने लगा, जैसे सच में कोई रबर हो जिसे गर्म किया जा रहा हो। वो अपना आकार बदलती है, एक तरल की तरह बनती है। वो भी काले रंग के तरल की तरह बन गया था, धीरे धीरे, जैसे पानी की तरह। और वो पानी का रंग साफ होने लगा और वहां पर पानी भर चुका था। नीचे से वो गायब हो गया, वो पानी में बदल गया और ये पानी वैसा ही था जैसी बारिश हो रही थी। हल्का हल्का पीला सा रंग, वहां ऐसा ही था। हम तीनों की सांसें रुक चुकी थी यह दृश्य देखने के बाद। वो कोई जिंदा इंसान नहीं था, वो जो भी था, भूत, प्रेत, पिशाच या कोई काली शक्ति, लेकिन उसे मारने के बाद वो गायब हो गया। इसीलिए हम तीनों उस घर से बाहर निकले। उसके बाद मिस्टर वैलेंसिया कह रहे थे, चलो मेरे घर, चलो मेरे घर, चलो जल्दी। मैं मिस्टर वैलेंसिया को कह रहा, मेरे घर में भी ऐसा कुछ है, ऐसा ही कुछ है। मिस्टर वैलेंसिया ने कहा, तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। ये जो भी चीज है, तुमने देखा ना अपनी आंखों से, वो कोई इंसान नहीं था। हमने भले ही उसे मारा है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, वो तो पानी बन गया। बारिश ऐसी ही तो हो रही है, देखो पैरों के नीचे, देखो पैरों के नीचे पीला पीला सा वैसा ही पानी। जैसे ही नजरें नीचे पड़ी थी, पीला पीला सा वो पानी, और उस पीले पीले से पानी में हल्का हल्का काला रंग भी था। बस फिर क्या था, हम भागे मिस्टर वैलेंसिया के घर की तरफ। पैर गीले हो चुके थे। जल्दी से दरवाजा खोलकर हम घर के अंदर थे। तब जाकर हमें लगा कि हम सुरक्षित हैं। खिड़कियों दरवाजों को हमने अच्छे से बंद कर लिया था और यहाँ सिर्फ मिस्टर वैलेंसिया का घर ही था जहाँ खिड़कियों पर सलाखें लगी थी। उन्होंने अपने घर को ऐसा बनाया था कि कोई भी मुसीबत आ जाए, भले ही ये गांव अमीरों का है, लेकिन वो हर किसी से सुरक्षित रहना चाहते थे। तो ऐसा घर बनाया जिसके अंदर बुरी हालत में भी कोई ना आ सके। दरवाजे को उन्होंने लॉक कर दिया। सामने वाले सोफे पर बैठे हम तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे। और फिर मार्था ने कहा, क्या क्या बाकियों को भी ये महसूस हुआ होगा? वो जो चीज थी 2 घरों में नजर आ चुकी है, इस घर में नजर नहीं आई, तो क्या बाकियों को भी नजर आई होगी? इस समय यहाँ 10 से ज्यादा लोग तो होंगे, देखे हैं मैंने। जिन घरों में आगे वो खंबा लगा होता है ना, वहां पर रेजिडेंट शो हो रहा होता है, यानी उस घर को एक्वायर कर लिया गया है छुट्टियों के दिनों में। मुझे लगता है घूमते हुए मैंने देखा है 10 से 11 घरों में कोई ना कोई जरूर है, भले ही हम अब तक मिले नहीं हैं। उन्होंने भी ऐसे भूतों को देखा होगा ना। मार्था के ये शब्द हमारे लिए सोचने पर मजबूर करने वाले शब्द थे। यानी यहाँ बाकी लोग भी हैं, क्या बाकियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है? आधा दिन गुजर चुका था, लेकिन अब तक सूरज की किरण निकली तक नहीं थी और बारिश रुकी तक नहीं थी। बाहर बारिश का वो पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा, जैसे पहाड़ी पर उस पानी को रोक लिया गया हो। फिर क्या था? मिस्टर वैलेंसिया ने कहा, मैं एक बड़ा सा झोला लेकर आता हूँ, उसमें हम इस राइफल को रखेंगे और आसपास के और घरों में जाकर देखेंगे। मुझे एक बड़ी गड़बड़ लग रही है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, पानी रुकता जा रहा है। घरों के अंदर ऐसी शैतानी शक्तियाँ नजर आ रही हैं। हम सबको इकट्ठा होना होगा, हम सबको इकट्ठा करना होगा। चलो बाकियों के घरों पर चलते हैं, जल्दी करो। हम तीनों अपने घर से बाहर निकले थे और बाहर बिजली कड़क रही थी। बारिश धीरे धीरे और तेज होने लगी थी। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, जैसे बारिश फिर से तेज होना शुरू हो गई थी। सबसे आगे वाला घर था शाइला का, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी की मालकिन थी। बहुत ज़्यादा अमीर थी। वो भी यहाँ पर कुछ समय बिताने के लिए अकेली आई हुई थी। जैसे ही हम उसके घर के दरवाजे को खटखटाने लगे, वो जल्दी ही बाहर आ गई। लेकिन वो अकेली नहीं थी,
अपने बॉयफ्रेंड को भी अपने साथ लेकर आई थी। उसकी उम्र 45 साल थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जो कि 20-22 साल का लग रहा। दोनों बाहर आए। उनके चेहरे उतरे हुए थे। साफ पता लग रहा था जैसे कुछ उन्होंने ऐसा देखा है जिससे वो बहुत ज्यादा डर गए हैं। ऐसा नहीं था कि उनके रिश्ते के बारे में हमें पता लगेगा वो इस चीज से डर रहे हों, किसी अजीब चीज से डरे हुए थे। हमें देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जिसके बाद शाइला कहने लगी, यहाँ पर कुछ तो है, यहाँ पर कुछ तो है। आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। हम खुद इस घर से बाहर निकलने की सोच रहे थे, लेकिन बाहर तो पानी है और ये तेल वाला पानी है, अजीब सा। इससे शरीर पर खारिश सी हो रही है। मुझे लगता है ये एसिड रेन हो रही है। मैंने हामी भरी, लेकिन उनसे ये भी पूछा आखिर वो किस चीज से डर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेसमेंट में 2 लोग हैं, उनका रंग काला है, वो छतों पर चल सकते हैं, वो जमीन पर रेंग रहे हैं और वो जब पकड़ते हैं तो शरीर पर निशान पड़ जाता है, जैसे वो हैं बेहद ही गर्म। शाइला के बॉयफ्रेंड की छाती के ऊपर एक निशान था। उसकी चमड़ी जल चुकी थी और उन्होंने बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया। नीचे से खटखटाने की आवाज़ें तो आ रही हैं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि जैसे ही बारिश रुकेगी वो यहाँ से निकल लेंगे। हम वहाँ पर आ चुके थे, इसकी उन्हें खुशी थी। और जब उन्हें हमने बताया कि यहाँ चल क्या रहा है, वो कोई साधारण इंसान नहीं है जिनका शरीर गर्म है, वो कुछ ऐसे हैं जिन्हें मारने के बाद भी खत्म नहीं किया जा सकता। और फिर मिस्टर वेलेंसिया ने राइफल दिखाई। वो दोनों घबरा गए कि नियमों के अनुसार यहाँ राइफल नहीं ला सकते। फिर मैंने कहा, आप बताइए, क्या उनके हाथों मरना सही रहेगा या नियमों को तोड़ना सही रहेगा? उन्होंने हमारी बात को समझा, जिसके बाद उस घर से हम बाहर निकले। अब हम 5 लोग थे, इसीलिए कुछ सुरक्षित महसूस हो रहा। लेकिन पानी में तैरता हुआ वो काला सा द्रव्य, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये सारा का सारा पानी वही जानवर, वही जीव या वही भूत प्रेत हो सकता है जैसे उन्हें मारने पर वो पानी बन गए। पानी से वैसे जीव भी बन सकते हो, कुछ भी हो सकता है। आगे वाला जो घर था, लगभग 100 मीटर आगे, वो जॉन का घर था, हथियारों का सप्लायर। उसके खिलाफ कई केस दर्ज थे, लेकिन बातचीत करने में वो एक अच्छा इंसान था। उसके घर जाने में हमें डर भी लगता था। कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था। खतरनाक था वो, गैंगस्टर्स के साथ उसके रिश्ते थे और वो भी यहाँ पर ये सर्दियों की छुट्टियों में आया हुआ था। उसके घर के जब दरवाजे को हमने खटखटाया था, उसने वो दरवाज़ा खोला। उसने शराब पी हुई थी, लेकिन सामने खड़ा मुस्कुरा रहा। हम इतने लोग इकट्ठे आए हैं, ना तो वो डरा और ना ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ अलग हो रहा हो। उसने कहा, आ जाओ, सबके सब आ जाओ अंदर। हम उस घर के अंदर गए। फिर उसने सामने टेबल के पास लगाई गई कई कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुर्सियां ऐसे लगाई हों कि कोई ना कोई यहाँ आने वाला हो, कई लोग, जैसे कोई लेक्चर देने वाला हो। हम जैसे ही कुर्सियों पर बैठे, राइफल को देखने के बाद भी उसे अजीब सा महसूस नहीं हुआ। वो तो बिल्कुल शांत था और फिर कहने लगा, तुम्हारा ही इंतजार था, लेकिन तुमने काफी देर कर दी। आज की रात भयानक होने वाली है। यहाँ पर बैठो, शायद बाकी भी हिम्मत करके यहाँ पर आ ही जाएं। तुम तो इकट्ठे हो गए हो, इकट्ठे हुए हो तो तुम्हें यह भी समझ में आ गया होगा कि बारिश की ये बूंदें साधारण नहीं है, कुछ है इसमें। और हमारे घरों की छतों पर जो इंसान लटके हुए नजर आ रहे हैं, वो इंसान नहीं, भूत हैं। उन्हें मारा नहीं जा सकता और बस वो आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर हम हक्के बक्के थे। जैसे उसे पता था यहाँ जो हो रहा है वो उसे पहले से पता था। मैंने उससे सवाल पूछा, आपको कैसे पता? यहाँ जो हो रहा है पहले से आपको कैसे पता? तब उसने एक मोटी सी चमड़े की किताब आगे उस टेबल के ऊपर फेंकी और कहा, पढ़ो इसे। इस गांव में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। मैंने इस पर यकीन नहीं किया था। जब मेरे हाथ ये किताब लगी थी तब मैंने इस कहानी को पढ़ा। ये जो गांव है इसे एक शापित गांव कहा जाता है। यहाँ पर पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन दशकों बाद ऐसी कोई घटना होती है, इसीलिए किसी को इस पर यकीन नहीं होता। पहले भी
साल 1918 को ऐसी घटना हुई थी जब यहाँ पर 17 लोग मारे गए थे। मुझे लगा था ये झूठी कहानी है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई और मुझे मेरे घर के अंदर वो काला दानव नजर आया, जान गया मैं जो कहानी मैंने पढ़ी है वो पूरी तरह से सच्ची है। मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यहाँ उन्हें मारने पर यह काम आसान नहीं होगा, बल्कि और मुश्किल होगी। जितने ज़्यादा हम मारते जाएंगे उतने ज़्यादा आते जाएंगे, लेकिन बस हमें समय मिलेगा। हमें इस गांव से बाहर निकलना होगा। मैं बस इंतज़ार ही कर रहा था कि बाकियों को भी ये समझ में आए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा शायद निकल ना पाऊँ। अकेले यहाँ से निकलना कोई आसान काम नहीं है। उस किताब को हम सब ने पढ़ा था। वहाँ खास स्याही से लिखा गया था, चमकदार स्याही। वो स्याही का रंग बदल रहा था, हर एक सेकंड के साथ उसका रंग बदलता। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ताकत से उस किताब को बनाया गया हो। उसके पन्ने भी रंग बदल रहे थे। कभी तो वो चमड़े की एक किताब लगती, तो कभी साधारण कागज़ की, तो कभी वो कपड़े में बदल जाती। किसी शक्तिशाली चीज़ से उसे बनाया गया था। और आज के दिन बारिश होने के बाद वो ऐसा कर रही है, हमें जॉन ने बताया। फिर हम जॉन को कहने लगे, तो हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए जल्दी से निकलना होगा। गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। उसने कहा, नहीं, यहाँ से भागने की कोशिश पहले भी हो चुकी है। जब ये बारिश शुरू होती है ना, तो इकट्ठे भागना पड़ता है, लेकिन रास्ता बड़ा भयानक हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, इस पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक पहुँचने के लिए उस पुल के ऊपर से निकलना पड़ता है, और उस पुल तक पहुँचना एक असंभव काम है। हमें रोकने की पूरी कोशिश होगी, हमें मारने की पूरी कोशिश होगी। जब तक हम घर में हैं तब तक सुरक्षित हैं, लेकिन वो भी कुछ ही समय के लिए। फिर घर के अंदर भी हमें मौत के घाट उतारने की कोशिश होगी। सबको इकट्ठा होना होगा और हमारे पास हथियार होने चाहिए। मिस्टर वेलेंसिया ने अपनी राइफल दिखाई थी, तो मिस्टर जॉन ने कहा था, ये छोटे हथियारों से कुछ नहीं होगा, हमें बड़े हथियार चाहिए। चलो बेसमेंट में। मिस्टर जॉन बेसमेंट में लेकर गए थे। जैसे मिस्टर वेलेंसिया शराब का व्यापार करते थे, तो उनके पास ढेर सारी शराब थी। मिस्टर जॉन हथियारों का व्यापार करते थे, उनके पास यहाँ बेसमेंट में हर तरह के हथियार थे। बड़े चाकू से लेकर बड़ी बड़ी बंदूकें, हर तरह के हथियार वहाँ पर पड़े थे। और उन्होंने हमें हथियार उठाने के लिए कह दिया। मार्था ने कहा, मैंने कभी चाकू तक नहीं चलाया, घर का काम भी मैं खुद नहीं किया करती हूँ, मुझे चाकू भी अच्छे से चलाना नहीं आता सब्जी काटने के लिए। इन हथियारों का इस्तेमाल मैं कैसे करूँगा। मिस्टर जॉन ने तब उन शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसका असर ना सिर्फ मार्था पर हुआ बल्कि हर किसी पर हुआ। ठीक है, तो इन हथियारों का इस्तेमाल तुम मत करो, लेकिन सामने वाला तो ये नहीं सोचेगा कि तुम्हें सब्जी काटनी नहीं आती, तुम्हें चाकू चलाना नहीं आता। अगर उसके पास चाकू हुआ तो वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। और याद रखना, वो बेरहमी से मारते हैं, बहुत बेरहमी से। इस किताब की आखिरी तस्वीरें देखी हैं तुमने, ये शरीर के अंग हैं। जब बाद में लोग यहाँ पर आए थे, जब अमीर लोग वापस गए ही नहीं उन्हें ढूंढने के लिए, तो लाशें मिली थी। और लाशें जिस हालत में मिली थी, ये वो पेंटिंग है इस किताब के पीछे बनाई गई। भयानक पेंटिंग थी। शरीर की अंतड़ियां बाहर की तरफ लटकी हुई और उन अंतड़ियों से 2 पेड़ों को बांधा गया। जमीन पर आकार बनाए गए, चेहरे खींचकर जैसे धागों से फाड़े गए थे। मुस्कुराते चेहरे बनाए गए, जबकि सर धड़ से अलग किए गए थे। हड्डी अब भी वैसी की वैसी। ऐसी भयानक पेंटिंग बनाई गई थी उस किताब के पीछे जिसे देखा नहीं जा सकता था। और जब उस दृश्य को हमने सोचने की कोशिश की, शरीर ठंडा फिर गया। मार्था ने भी वो छोटी बंदूक को अपने हाथ में लिया था, लेकिन मिस्टर जॉन का कहना था, ज्यादा हथियारों को लेना होगा, हमारे पास गोलियों की कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ रोकने की कोशिश ना सिर्फ शैतान करेंगे बल्कि कुदरत भी करेगी। यहाँ से हमें बाहर निकलने वो देना नहीं चाहते, इसीलिए जिंदा बचना है, हमें जिंदा बचना है। क्या पता मुकाबला किससे हो जाए। हमने हथियार ले लिए थे और हमें जल्दी से बाहर खड़ी मिस्टर जॉन की गाड़ी में बैठना था। उनकी वो हमर गाड़ी, उसमें हम 5 से 6 लोग बड़ी आसानी से बैठ सकते थे। लेकिन क्या कोई हमें रोकेगा या नहीं,
इस चीज का पता नहीं था। आगे वाले घरों तक हम घूम कर आएंगे, अगर किसी को मदद की जरूरत हुई उसे भी साथ लेंगे और इकट्ठे बाहर निकलेंगे। मिस्टर जॉन यही मानते थे। जैसे ही हम घर से बाहर निकलना चाहते थे, हमर गाड़ी के बिल्कुल पास तक मार्था भागती हुई गई थी। वो डर रही थी कि घर के अंदर खतरा है तो बाहर भी खतरा है। पानी में भागती भागती गई और हमर गाड़ी के पास ही उनके ऊपर कड़कती हुई बिजली की जैसे बारिश ही हो गई। एक बार बिजली उनके शरीर पर गिरी तो वो जमीन पर गिर चुकी थी। 3 बार बिजली उन पर दोबारा गिरी। एक इंसान पर 2 बार बिजली गिरना कोई आसान काम नहीं, और इतनी जल्दी जल्दी बार बार किसी इंसान पर बिजली गिरना, ये तो एक असंभव काम था। उसके बाद हम सबके चेहरे उतर चुके थे। यहां से बाहर निकलना कितना मुश्किल होगा हमें अब समझ में आ रहा था। लेकिन मिस्टर जॉन, जो कि भागते भागते वो छतरी को लिए हमर गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। उनकी जो छतरी थी ना, उनके कपड़ों के साथ जुड़ी थी। इस चीज का अंदाजा जैसे उन्हें पहले से होगा, या उनकी वो छतरी जो कपड़ों से जुड़ी है इसी चीज से बचाने के लिए होती है। उन्होंने खरीद रखी थी और इसीलिए वो गाड़ी तक पहुंच तो पाए, लेकिन 2 बार बिजली उन पर भी गिर चुकी थी। गाड़ी में वो बैठे, जिसके बाद वो गाड़ी को हमारे घर के दरवाजे के पास ही ले आए और हम भी गाड़ी में बैठ चुके थे। और गाड़ी के पास हमें वैसे ही काले काले वो इंसान नजर आए जो कि गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे, सर को जोर जोर से मार रहे और कांच पिघलने लगा था। वो इतने गर्म थे कि कांच पिघलने लगा और हमने कांच के अंदर से ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। धड़ाधड़ गोलियां और उनमें हो रहे छेद। कई छेद होने के बाद वो नीचे गिरते और पानी का हिस्सा बन जाते। हम गाड़ी को लेकर आगे वाले घरों तक कई बार घूम रहे थे। आगे घरों में लाइट तो जल रही थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। जिसके बाद कुछ लोग इकट्ठे हमें नजर आए। 4 से 5 लोग एक ही घर में थे और गाड़ी को उनकी तरफ आते हुए देख पहले से वो तैयार थे। उन्हें भी जैसे पता लग गया था, जैसे हम इकट्ठे हुए वो भी शायद इकट्ठे हो गए होंगे, लेकिन समझने की कोशिश कर रहे होंगे यहां चल क्या रहा है। 3 लाशें हमें आगे नजर आई थी। उन लाशों को बिल्कुल काला सा किया गया था। उन पर बिजली गिरी होगी तभी उनकी ये हालत हुई। हमने गाड़ी घर के बिल्कुल पास लगा दी। वो घर से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन इशारा कर रहे कि कड़कड़ाती बिजली उन पर बार बार गिर रही है। जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनकी जो गाड़ी बिल्कुल आगे लगी हुई, हमने अपनी गाड़ी से धक्का देकर घसीटते हुए उस गाड़ी को दरवाजे के पास ला दिया। 2 गाड़ियां भर चुकी थी। हथियार सिर्फ हमारे पास थे और वो काले काले दानव जो कि घर के अंदर से ऐसे निकल रहे जैसे चींटियों का झुंड अपने घर से बाहर निकलता है। चींटियों के समान निकल रहे चिपके हुए, और कड़कड़ाती बिजली उन पर भी गिर रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं। उनकी संख्या ज्यादा थी। पानी से पैदा हो रहे थे वो, पानी से। हमने गाड़ी भगानी शुरू कर दी और गोलियां उन पर बरसाते जा रहे, लेकिन वो गाड़ी से चिपकते जा रहे थे। गाड़ी जैसे ही पानी पर चलती, टायर घूमता तो टायर के आसपास भी वो इंसान पानी से पैदा होने लगते। वो गाड़ी को अच्छी तरह से पकड़कर चलने देना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी गाड़ी हमर थी। ये गाड़ी 4x4 किसी भी हालत में चलने के लिए बनी है, तो घसीटते हुए हम उन्हें आगे ले जा रहे, जबकि हम अपने अपने दरवाजे के उस कांच को नीचे करके गोलियां उन पर बरसा रहे थे। वो तो पानी बन रहे, लेकिन हमें भी जख्मी कर रहे। गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए थे उन्होंने, छत फाड़ डाली थी और पीछे वाली वो गाड़ी पीछे ही रह गई। हमें पता था जब वो गाड़ी रुकेगी तब उनमें से कोई बच नहीं पाएगा, लेकिन हालत इतने जल्दी इतनी खराब हो जाएगी मिस्टर जॉन को नहीं पता था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था हालत इतनी जल्दी खराब हो जाएगी। मुझे लगा था सुबह तक सबको बताऊंगा और उसके बाद सबको निकालने की कोशिश करूंगा। इससे पहले एक ही दिन में इतना सब कुछ कभी नहीं हुआ। इस किताब में साफ लिखा है, समय मिलता है जब धीरे धीरे सब समझते हैं। शायद जब सब भागने की कोशिश करते हैं तब हालात बेकाबू होते हैं। हम गाड़ी को उस पुल के करीब ले आए थे। रास्ता बहुत मुश्किल था। हम मरते मरते कई बार बचे।
यह गाड़ी थी, इस कारण हम बच चुके थे। कोई और गाड़ी होती तो कब के मर चुके होते। हमने उनकी लाशें बिछाई, लेकिन वो तो पानी के बनते, दोबारा पानी में मिल जाते और फिर से नए नए उभर कर आते। पूरी की पूरी भीड़ हमारे पीछे थी। बारिश इतनी तेज थी कि हमें ऐसा लग रहा कि ये पूरा का पूरा पहाड़ पानी में डूब जाएगा। और उस पहाड़ से नीचे पानी बह नहीं रहा था, यहीं पर रुका हुआ। पहाड़ को ऊपर तक भरने पर उतारू हो चुका था और गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही, क्योंकि 2 से 3 फुट तक पानी भर चुका था। पहाड़ी से नीचे भी हमें खाई नजर आ रही, लेकिन पानी खाई में जा ही नहीं रहा, ऊपर ही रुका हुआ। पुल के करीब पहुंचते ही सामने टूटा हुआ पुल नजर आया था। वो पुल की धज्जियां उड़ चुकी थीं। इस तरफ से उस तरफ जाने का वो रास्ता बंद हो चुका था। मिस्टर जॉन बिल्कुल किनारे पर गाड़ी को रोक पाए, वरना हम गाड़ी समेत खाई में गिर जाते। गोलियां बरसाती रहे, गोलियां कम होती रही। गाड़ी से उतरना कोई नहीं चाहता था, लेकिन वो काले दानव सबको पकड़कर नोच रहे। और जब उन्होंने मिस्टर जॉन को पकड़ा था, तब उनके कान खींच डाले थे, बाल उनके सर से उधेड़ डाले थे। मैं चीखता हुआ गाड़ी से उतरा था। किसी तरह गोलियां चलाते चलाते आगे वाले सबसे ऊंचे वाले पेड़ पर चढ़ना मैंने शुरू कर दिया। मुझे पता था मैं बचने वाला नहीं, लेकिन सबसे ऊंचे वाले पेड़ पर अगर मैं चढ़ता जाऊंगा शायद ज्यादा देर तक जिंदा रह पाऊं। पता था मरूंगा मैं, लेकिन फिर भी दर्दनाक मौत कौन मरना चाहता है। शायला खाई में कूद गई थी, चीखते हुए। बिना दर्द के मौत शायद उसे आई होगी, लेकिन मैं उस पेड़ के बिल्कुल शिखर पर नीचे वो चढ़ते हुए दानव, उनकी वो सफेद आंखें और चेहरे पर मुस्कुराहट, उनके वो पेड़ पर चढ़ने का तरीका भी बड़ा भयानक था। बिल्कुल शिखर पर था मैं। वहां से मुझे लगा मुझे छलांग लगा ही देनी चाहिए, लेकिन अचानक पेड़ हवा के कारण हिलने लगा। आंधी वो इतनी तेज आई कि उस पेड़ को ही जमीन से उखाड़ दिया और वो पेड़ दूसरी तरफ गिरने लगा। मुझे लगा मैं गया खाई में, लेकिन वो पेड़ आगे वाले पेड़ से टकराया, जो कि इस पहाड़ के इस हिस्से से दूर वाला दूसरा पहाड़ का हिस्सा था। बिना पुल के मैं इस पहाड़ से निकल चुका था और वो काले दानव जब मेरे साथ उस हिस्से पर गिरे, जमीन पर गिरते ही वो पानी बन गए। उस तरफ बारिश नहीं हो रही थी, पानी की एक बूंद तक नहीं थी, और उस पहाड़ के ऊपर वो बादल कब गायब हो गए समझ में नहीं आया। और वो काले दानव भी घूरते घूरते उस पूरे के पूरे पहाड़ से गायब हो गए। और मैंने वो टूटे हुए पुल को अपने आप धीरे धीरे जुड़ते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुल कभी टूटा ही ना हो, धीरे धीरे अपने आप जुड़कर वैसा का वैसा बन गया। लेकिन दूसरी तरफ खड़ी वो हमर गाड़ी और वो लाशें साफ दिख रही थी। मैं अब दोबारा वहां जाने वाला नहीं था। किसी तरह मैं वहां से निकला था, और ये बात मैं किसी को बता तक नहीं सकता था। कोई इस बात पर यकीन नहीं करता। ऐसी घटना समय समय पर होती है, और बस मेरे हाथ में वो किताब थी, वो आखिरी सबूत है। मैंने कभी किसी को नहीं बताया था कि मैंने यहां पर घर खरीदा है, मैं यहां पर रहता हूं, लेकिन रजिस्ट्री हुई होगी, लेकिन मैं आया था या नहीं किसी को कभी पता लगने नहीं दूंगा। यह खौफनाक घटना से मैं खुद को दूर ही रखूंगा। 2 दिनों बाद खबरों में यह बात छा गई थी। अमीर एक खास जगह जब रहने के लिए गए, वहां उन्होंने एक दूसरे को मार डाला, या किसी ने उन्हें मार डाला। ये एक रहस्य बना रहा। कोई इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन न्यूज पर कई दिनों तक डिबेट चलती रही कि अमीर लोग पागल होते हैं, ऐसी जगह पर रहने के लिए जाते हैं और वो नशे में धुत होकर एक दूसरे को मार डालते हैं। सच तो सिर्फ मुझे पता था, क्योंकि मैं वहां से बच पाया था और मैं किसी को बता तक नहीं सकता था। इस कहानी के जरिए वो राज मैं सबके सामने खोलना चाहता हूं, लेकिन अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता। यही कारण है कि इस कहानी में मैंने कभी आपको अपना नाम नहीं बताया। मैं नहीं जानता वो जगह पर वो कैसा शाप है और कौन सा समय होता है जब ये सब होता है, लेकिन फिर समय आएगा, लोग वहां रहने के लिए जाएंगे, इतिहास को जानने के लिए, और फिर से
वो काली रात आएगी।